ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो सब? क्या हुआ आज ईएस जल्दी छोड़ दिए सर? मतलब वीकेंड नशा हो रहा है उनको? हाँ, हमें तो नहीं होता यार ऐसा वीकेंड नशा, उनको पता। एक्चुअली इज नॉट मैरिड ना सो फार। हाँ, आवाज ज्यादा आ रही है। क्या हो गया? सही नहीं आ रही? तो सही कैसे आती है? ऐसे ही आती है। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? तेरे कान को क्या हुआ? वैक्स होगी, जाके निकलवाओ। हाँ, क्लियर है? ऑडिबल है? ओके, सो yesterday we started with what? डिस्क्वालिफिकेशन कितने हो गए थे अपने? 9 डिस्क्वालिफिकेशन ओवर। ऑल डिडंट, लाइक 11 नहीं हुए? स्टिल पेंडिंग विद द 2। ओके, चलो क्विकली पहले 9 डिस्क्वालिफिकेशन बता दो, फिर 10th और 11th कर लेंगे। हाँ ठीक, एक सेकेंड मैं ही बोलता हूँ। तो डिस्क्वालिफिकेशन नंबर 1, बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी एक्सेप्ट LLP। Second one, you should not be allowed to be the officer or employee of the company. You should not be in employment or in partnership with the officer or employee of the company. Third point में क्या पढ़ा हमने? Fourth point में indebted to the client for goods and services for more than 5 lakh. Indebtedness to the client or on the behalf of the client for guarantees and securities for more than 1 lakh. You, your partner should not be holding any security of any value, but your relatives may hold up to rupees 1 lakh of which value? फेस वैल्यू। और रिलेटिव की डेफिनेशन याद है? ऊपर कौन थे दोनों अपने? पेरेंट्स, मदर फादर, स्टेप फादर, ब्रदर सिस्टर, स्टेप ब्रदर, स्टेप सिस्टर, सन, स्टेप सन, डॉटर, नो स्टेप डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, सन्स वाइफ, और यहाँ पे कौन था? स्पाउस। ये सारे अपने को 14% याद हो गए। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था? सीलिंग लिमिट, राइट है ना? सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी। आपकी सीलिंग लिमिट कितनी है सर फॉर कंपनी ऑडिट? इज इट फॉर द टोटल ऑडिट और फॉर कंपनी ऑडिट? टैक्स ऑडिट 60 पर प्रैक्टिसिंग सीए, पर फॉर्म और कंबाइंड। क्या मैं मल्टीपल फॉर्म्स में पार्टनर बन सकता हूं? कैन आई बी ए पार्टनर इन द मल्टीपल फॉर्म्स? अलाउड और नॉट अलाउड? तो एवरीवेयर 20 और पुट टुगेदर 20। Which 4 companies are not covered in the ceiling limit of 20? OPC, small, private, which private? Whose share of share capital is less than 100 crores and not defaulted in 92 and 137. Or which 6 are included? Public, private, with 100 or more of crores of share of share capital. फिर government company, गारंटी कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, जॉइंट ऑडिट एंड सेक्शन 8। सेक्शन 8 कंपनी का ट्रैप याद आया कल? ट्रस्ट एंड सोसाइटी आया तो टू बी कवर्ड और नॉट टू बी कवर्ड, नॉट टू बी काउंटेड। लेकिन अगर सेक्शन 8 लिखा हुआ तो टू बी काउंटेड। क्लियर है? फिर हमने किया था क्लॉज नंबर 8 कि यू, योर पार्टनर, सॉरी योर रिलेटिव शुड नॉट बी द डायरेक्टर और KMP। अच्छा, रिलेटिव इज अलाउड व्हाट? टू बी एन एम्प्लॉय। रिलेटिव इज नॉट अलाउड टू बी व्हाट? Director or KMP in the main company. Other companies may allowed, but in you and your partner's case, तो मेरे को बताना है प्री क्या था अपना कंपनी का? कंपनी, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, अनदर सब्सिडरी ऑफ द कॉमन पेरेंट। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अपने क्या पढ़ा था? 9th क्लॉज कि यू, योर पार्टनर एंड योर रिलेटिव शुड नॉट एस्टैब्लिश द बिजनेस रिलेशनशिप विद द क्लाइंट। जब अपन बिजनेस रिलेशनशिप बोलते हैं तो विच रिलेशनशिप कम्स टू आवर माइंड? B2B और B2C? तो B2B में यू विल बी डिस्क्वालिफाइड, B2C में यू आर क्वालिफाइड। इज इट क्लियर? ठीक है, और क्या किया था आपने? दैट्स इट। आई थिंक दिस वाज द 9 क्लॉजेस वी हैव डन। चलो 10th क्लॉज करते हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, इजी भी है। तो व्हाट इज द 10th क्लॉज? ये क्या है? हाँ, 10th क्लॉज में, अच्छा डू यू रिमेंबर कि हु कैन रिमूव यू एज एन ऑडिटर? या तो मेंबर्स। मेरे को एनसीएलटी वाले के केस में उसकी जो 2 पेनल्टीज है वो बताओ। यू आर डिस्क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर इन एनी कंपनी अप टू व्हाट? 5। बट डू यू रिमेंबर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई टोल्ड यू कि यही ऑर्डर सेम अगर कोर्ट पास करेगा तो देन योर डिस्क्वालिफिकेशन विल बी 10 years। ये सेम पॉइंट वही है। दैट इज व्हाट द पॉइंट वी आर गोइंग टू डू। अब इसको ध्यान से सुनना। सी क्लॉज नंबर 10, you, your partner and your firm
should not have committed any what offense of moral turpitude, or sorry, offense of what, fraud. अगर आप या आपका पार्टनर वर कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग व्हाट, फ्रॉड, एंड 10 years have not elapsed since such conviction. इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान से सुनना, सुनो. तुमने कोई फ्रॉड किया, योर फर्म और यू और योर पार्टनर हैज डन अ फ्रॉड. Are you getting the point? And you were sent to the jail. You were sent to the jail. It doesn't matter how many years you were sent to the jail, but you have a disqualification of directly 10 years. How many years? Say for example, जैसे ये सत्यम स्कैम है. सत्यम स्कैम में say for example their auditors did the scam in the year 2008. They were sent to the jail for how many years? 9 years. तो अब ये जेल से बाहर कब आएंगे? When they will come out of the jail, 2070. But when they will come out of the jail after 9 years, whether their disqualification is over yet, so they have to wait till what? So it means in 2017 they are still what? Disqualified. 2018 onwards only they will become what? Problem number 2, where the students may do the mistake. They may start counting the 10 years from coming out of the jail. No. The 10 years will start from the day when you are sent to the jail. Are you getting the point? So from the date of such conviction it is written, not written from the expiry of the conviction. Are you getting the point? अच्छा ये बताओ, मैं सत्यम स्कैम का ऑडिटर हूं. They sent me to the jail for 12 years. अब बताओ 2008 से 12 years when I'll come out of the jail, मेरा डिस्क्वालिफिकेशन कितना है? तो 10 years तो जेल में खत्म हो गए. एम आई क्वालिफाइड टू बी द ऑडिटर और नॉट? हाँ, जेल में बैठ के ऑडिट रिपोर्ट साइन करना. मैं पूछ रहा हूं एम आई क्वालिफाइड और नॉट? हाँ सर क्वालिफाइड. 10 years हो गए. जेल में अभी भी बाकी है मेरे. इन आई एम स्टिल इन द जेल फॉर द नेक्स्ट वर्ड. तो इस केस में क्या होगा? विल इट बी 10 years or will it be 12 years now? 12 years. Either the period of conviction or 10 years, whichever is later. आज जेल में क्या तुम एड्रेस कर दोगे ऑफिस का? चंचलगुड़ा के दिलसुख नगर. भैया सर मेरे को ऑडिट रिपोर्ट साइन करवानी है. हाँ, चंचलगुड़ा के जेल आ जाओ, कैदी नंबर 420. ये राइट साइड पे 213 वार्ड नंबर है, उसमें कोने में मैं ही बैठूं. एक काम करना, ऑफिस से आते होते स्टैंप लिया ना, मैं अंदर ऐसा हाथ निकाल के स्टैंप डाल दूंगा. ये क्या बात है? समझ में आ रहा है? तो मतलब आइदर द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 10 years, whichever is earlier or whichever is later. समझ में आया? अच्छा, टेल मी, एबीसी एंड को वर फाउंड गिल्टी ऑफ फ्रॉड. दे वर सेंट टू द जेल फॉर 3 years in the 2017. They convicted of fraud. They were sent to the jail for 3 years in 2017. When they are eligible to be the auditor again? 2027. It means your 10 years will start from when? From the expiry of the jail or from the date of conviction? याद रहेगा. तो याद रखना, कोर्ट जब इंटरफेयर करेगी तो आपको 10 साल मिनिमम डिस्क्वालिफिकेशन है टू बी एन ऑडिटर इन एनी कंपनी. बट वही चीज अगर एनसीएलटी इंटरफेयर करती है 140 सबसेक्शन 5 में, तो देन द डिस्क्वालिफिकेशन इज ओनली फॉर 5 years. ये याद रहेगा. तो दिस इज व्हाट ब्रिंगिंग एन एंड टू अवर विच डिस्क्वालिफिकेशन एवरीवन? 10th disqualification. Read the 10th one. You, your partner or firm committed an offense involving fraud, convicted, and 10 years have not elapsed since such conviction. You are disqualified for what? 10 years. Due to whose order? Court order. अभी 11th disqualification क्या है? 11th disqualification is basically a section in itself. उसे बोलते हैं हम लोग सेक्शन नंबर 144, prohibited services. Which services? अब सुनना ध्यान से जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कई लोग इसमें मिस्टेक कर लेते हैं. You are already a statutory auditor of the company. These 12 services you can't provide if you already have been appointed as a statutory auditor. What are the 12 services you can't provide everyone? पहली पढ़ो कौन सी है? ये तो अपने को डे 1 से ही पता है कि इंटरनल ऑडिटर कांट बी द स्टैट्यूटरी एंड स्टैट्यूटरी कांट बी द. तो इंटरनल ऑडिट अलाउड नहीं है. व्हाट इज नॉट अलाउड? नॉट अलाउड एक्चुरियल साइंसेस, नॉट अलाउड investment banking, not allowed investment advisory, not allowed management consultancy, agency function, bookkeeping system, accounting system, financial information system, portfolio management, underwriting agreement.
You leave as a statutory auditor, these services are allowed. But being a statutory auditor, allowed or not allowed? Not allowed. So these are known as prohibited services under section 144. समझ में आया? तो इसका मतलब हमने 141 सबसेक्शन 3 में दो और सेक्शन ऑलरेडी कवर कर लिए. एक तो 144 जस्ट नाउ वी हैव कवर्ड एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड यस्टरडे सीलिंग लिमिट का 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज जी. अब मेरे को ये बताओ 11 डिस्क्वालिफिकेशन में 11 to 1 प्रोहिबिटेड सर्विसेज अंडर सेक्शन, मैं तुमसे पूछूंगा तो मेरे को बताना अलाउड है नहीं है. इंटरनल कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी, एजेंसी फंक्शन, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी, बीइंग ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर और अदर देन दैट नॉट अलाउड. अगर मैं स्टैट्यूटरी ऑडिट का स्पेस छोड़ दूं तो देन इट इज व्हाट अलाउड. क्लॉज नंबर 10, you your partner were convicted for an offense of fraud and minimum 10 years have not elapsed yet. Till those 10 years you are what? Disqualified. As per the whose order? Court order. 9. Business relationship. You, your partner or relative should not establish business relation. 8. Your director, your relative should not be a director or KMP. उसमें हमने एक और पॉइंट और ऐड किया था ग्रुप में, सब्सिडियरी ऑफ एन एसोसिएट. Okay, clause number 7, breaching your which limit? Ceiling limit. Clause number 6, holding any security. Clause number 5, guarantees and securities for more than. Clause number 4, goods and services for more than 5 lakh. Clause number 3, in employment in partnership with the officer and employee. Clause number 2, officer and employee. Clause number 1, body corporate. सेक्शन नंबर 141 में कोई डाउट? नो डाउट. तो 141 1 and 2 taught us about the qualification and 141 subsection 3 taught us about. डाउट है? बोलो. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट होता है जैसे कोई कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट करते है. जैसे मान लो मैं रिलायंस हूं, मेरे पास अपना 1800 करोड़ रुपीस आइडल पड़ा है, मेरे को वो 1800 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करना है. तो आई हायर्ड यू एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट टू टेल मी द सर्विसेज कि व्हाट शुड बी माय पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो का मतलब होता है बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. वी कॉल इट एज व्हाट? बास्केट ऑफ इन्वेस्टमेंट. मतलब मेरे को ये 1800 करोड़ पे कहां कहां लगाना चाहिए. मतलब फिर एज ए सीए मैंने उसको सजेस्ट किया, सर 100-200 करोड़ के प्रॉपर्टीज ले लो, 100-200 करोड़ की ज्वेलरी ले लो, इतना म्यूचुअल फंड्स में लगा दो, इतना शेयर्स में लगा दो. तो इन दिस बास्केट इज इट वन सिक्योरिटी और मल्टीपल थिंग्स? उसे बोलते पोर्टफोलियो. अरे पोर्टफोलियो हैज द सेम मीनिंग व्हिच यू हैव डन इन एसएम. पोर्टफोलियो का मतलब क्या था? एसएम में क्या पढ़ा था? अ कंपनी इन्वॉल्वड इन वन बिजनेस और मल्टीपल बिजनेस. जैसे टाटा का पोर्टफोलियो क्या है? टाटा एयरलाइंस में भी है, टाटा कॉफी में भी है, वॉचेस में भी है, गोल्ड में भी है, मोटर में भी है, वो टाटा का पोर्टफोलियो. वैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज होते हैं जब अपन क्लाइंट को एक सजेशन देते हैं कि भैया अपना जो इन्वेस्टमेंट है ये यहां से निकालो, यहां पे डालो. तो वो सर्विसेज पे आपको क्या मिलता है? कमीशन. तो जब आपको कमीशन मिलता है यू मे लूज योर व्हाट? इंडिपेंडेंस. आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो वो क्या बोल रहे हैं? बीइंग अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ये सर्विसेज सारी प्रोहिबिटेड है क्योंकि ये सर्विसेज विल पुश यू टुवर्ड्स कॉम्प्रोमाइजिंग योर व्हाट? इंडिपेंडेंस. और हम कौन सा एग्जामिनेशन करते हैं? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. एज एन ऑडिटर विच एग्जामिनेशन वी डू? तो या तो स्टैट्यूटरी ऑडिट का पोजीशन छोड़ दो इफ यू वांट टू गिव द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, और इफ यू डोंट वांट टू लूज योर पोजीशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट, दीज आर द 144 प्रोहिबिटेड सर्विसेज. क्लियर है नाउ? ठीक है. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टॉपिक एवरीवन? सेक्शन नंबर 142 किसके बारे में बोलता है? बहुत छोटा सा सेक्शन है, 2 मिनट का सेक्शन है. इट्स अ सेक्शन ऑफ ओनली 2 मिनट्स. इसको ध्यान से सुनना. रेम्यूनरेशन क्या होती है? फीस. रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है? फीस. फीस को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. वी आर गोइंग टू डिवाइड द फीस इनटू 2 पार्ट्स. एडवाइजरी फीस, ऑडिट फीस. व्हाट आर द 2 फीसेस? ये पुट टुगेदर इसको अपन क्या बोलते हैं? रेम्यूनरेशन. लेकिन याद रखना इन दोनों को सेपरेट करना इज इंपॉर्टेंट. जैसे से फॉर एग्जांपल मैं रिलायंस का ऑडिटर हूं और रिलायंस मेरे को पर ईयर 45 लाख देता है. कितना देता है? उसमें मेरा 30 लाख ऑडिट फीस है और 15 लाख मेरा एडवाइजरी फीस है.
15 lakhs is a which fees? Sir, advisory fees के एग्जांपल जैसे से फॉर एग्जांपल आई हेल्प द रिलायंस इन फाइलिंग द जीएसटी रिटर्न्स. मैंने रिलायंस के 2-3 आईटी के केस भी हैंडल करे और आरओसी मैटर्स में आई हेल्प हिम, बट दे ऑल नॉट द पार्ट ऑफ योर ऑडिट. ये सारी फीस जो तुम्हें मिल रही है जीएसटी, आईटी, आरओसी, जनरल सर्विसेज की, दिस इज कॉल्ड एडवाइजरी फीस. दैट इज कॉल्ड विच फीस? And what you have done the audit for the Reliance, for that you are getting what? Audit fees. Put together मेरे को 45 lakhs दे रहा हो. So I have to bifurcate between 30 and 15. Did you get the point? That is what this section says. तो section number 142 क्या बोलता है? सुनना ध्यान से. If you are a first auditor, who will determine your remuneration? Board of directors will determine or shareholders will determine? Board of directors. अगर आप फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी हो तो सीएलए की, सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो तो सीएलए की. लेकिन इफ यू आर अ सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ व्हाट? नॉन गवर्नमेंट कंपनी, देन मेंबर्स. तो मतलब सिंपल सा रूल है, जो आपको अपॉइंट करेगा वो आपकी रेम्युनरेशन डिसाइड करेगा. तो हु इज गोइंग टू डिसाइड योर रेम्युनरेशन? द वन हु इज गोइंग टू अपॉइंट यू. तो 99.9, क्योंकि फर्स्ट ऑडिटर तो फर्स्ट टाइम ही आएगा ना. आफ्टर द फर्स्ट ऑडिटर एवरी ऑडिटर इज अ विच ऑडिटर? Subsequent. So it means always your fees, your remuneration will be determined by shareholders. But being the first auditor of the government company and being the first auditor of the non-government company and being the subsequent auditor of what? Government company, your fees will be determined by these people. Crystal clear? तो ये क्या लिखा हुआ है? Who determines the fees? Whosoever appoints. So generally by whom? Members. But if you are a first auditor of the government company, who will determine? Subsequent auditor of government company, CLAG. First auditor of the non-government company, board of directors. And what is the last one? Subsequent auditor of the non-government company by the whom? Members. Next, तुम्हारे audit remuneration में included क्या क्या होता है? It includes the two fees I already told you. What are the two? Audit fees and advisory. But उसके साथ साथ और क्या included होता है? Any expenses incidental to. What does that mean? तो इसका meaning बताएगा? What do you mean by any expenses incidental to? एक सेकेंड. आवाज आ रही है अभी? ये बच गया प्रॉपर्टी का नुकसान, नहीं तो हमारी रेम्युनरेशन से काट लेते थे ना. चलो नेक्स्ट पॉइंट. सॉरी ये पॉइंट तो हुआ ही नहीं अभी. अच्छा, रेम्युनरेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है सर आपका? व्हाट आर द टू फीसेस? एनी एक्सपेंसेस इंसिडेंटल डे टू का मतलब क्या है? अगर मान लो मेरे क्लाइंट की फैक्ट्री है वाइजैक में एंड ही इज टेलिंग मी टू विजिट हिज फैक्ट्री और उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर, फूड एक्सपेंडिचर, लॉजिंग एक्सपेंडिचर, हु विल बॉर्न? क्लाइंट विल बॉर्न. तो उसे बोलते हैं एनी एक्सपेंडिचर इंसिडेंटल डे टू. मतलब द टोटल पैकेज विल बी नोन एज विच रेम्युनरेशन? ऑडिटर्स रेम्युनरेशन. आई विल इंकर द एक्सपेंडिचर बट लेटर ऑन आई विल एड इट इन माई विच फीस? ऑडिट फीस. So he will reimburse me. Are you getting the point? So this is what do you mean by auditor's remuneration. And this one I already told you, as per the schedule 3 requirement of Companies Act 2013, auditor's remuneration is broadly classified into two. What are the two? First one audit fees और second one what? Advisory fees. और remember आपको ऐसे ही show करना है. You have to show it separately कि as an auditor how much you received and as an advisor how much you received. तो what is the example I told you? 45 lakhs में से मेरी ऑडिटर फीस कितनी थी? 30 lakhs. एंड एडवाइजरी कितनी थी? 15 lakhs. तो 30 lakhs will come here and 15 lakhs will come here. Total put together how many? 45 lakhs.
That is what small section called 142 talks about. So quickly wind up करेंगे. Tell me, what does your remuneration include? Audit fees, advisory fees, and expenses incidental thereto. Tell me, who determines your remuneration? The one who appoints. Third point में, how you have to disclose your remuneration as a company? अच्छा, from the company's point of view, is it a income or expenditure? तो कंपनी डेबिट साइड ऑफ P&L में दिखाएगी. अंडर द विच हेड? Auditor's remuneration. Further classified too as an auditor and as an advisor. How much they paid, that they will be showing it separately. Did you get the point? This is known as extracts. तो अगर एग्जाम में आया तो try to make this extracts in the examination to show them the example कि this is how we show it in the P&L account. और अभी इसमें there is one point which is missing, which I should tell you. Client register, who maintains? Auditor. Audit, ये तो हो गया कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का क्या? The chartered accountant in his office has to maintain one register called what? Client's register. वहां पे client register में भी मेरे को दो चीजों में बाइफरकेट करना है कि how much I received from this client as an what? Auditor, and how much I received as an advisor. So this rule of advisory and auditing fees applies to both company as well as to whom? Auditor. Is it clear everyone? आके ना समझ में आ गया? तो that brings an end to your another section called 142. अब आ गया अपना पूरा कंपनी ऑडिट का मोस्ट डिवोटेड सेक्शन एंड द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन, क्योंकि जिसमें से मिनिमम 4 to 5 marks they have to ask, and make sure that this section should be on your fingertips. That is called section number. वैसे तो इसका मेजर पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन. 143 सबसेक्शन 11 वी हैव ऑलरेडी डन. व्हाट इज द सेक्शन? कारो 2020. कितने क्लॉजेस है याद है? पक्का 21 से 1 बताओगे? हाँ सर. क्या सर? क्या 21 से 1 वो बताओगे तभी 143 स्टार्ट करेंगे सर. फिर नहीं बताएंगे हम क्योंकि हमारा मूड नहीं है पढ़ने का. जल्दी बताओ. 21 to 1. 21 क्या था? Any company in the group where the auditors have given any negative remarks in the CFS, consolidated financial statement. You have to tell the number of companies and the para in which he has given the which remark? Negative. मेरे को सिर्फ कीवर्ड चाहिए. 20 क्या था? देख के मत बोलना. बी लॉयल टू योरसेल्फ. 19 क्या था? क्या मुंह में खा जाओ. हाँ 19 क्या था अम्मा? Anybody is having an idea what was 19? Ability to pay liability. 18 क्या था? Resignation by the auditor. 17 cash losses. 16 NVFC. 15 non-cash transactions. 14 internal audit system. 13 related party transactions with the approval of audit committee. 177 188. 12 निधि कंपनी. 11 फ्रॉड रिपोर्टिंग. देखो 10 में आके सारे फास्ट हो जाएंगे. 10 एप्लीकेशन ऑफ फंड्स. 9 बोरोइंग. 8 अनरिकॉर्डेड. 7 6 कॉस्ट रिकॉर्ड. 5 डिपॉजिट. 4 कंप्लायंस ऑफ 185 186. थर्ड रिलेटेड पार्टी लोन्स. 2 1. वेरी नाइस. तो 1 अपने को ये 143 में अपने को टोटल 4 सेक्शन करने हैं मेजरली. 143 सबसेक्शन 1, 143 सबसेक्शन 3, 143 सबसेक्शन 11 एंड 143 सबसेक्शन 12. 11 अपना ऑलरेडी हो गया. वी आर नॉट गोइंग टू लाइक एनी इन्वेस्ट एनी टाइम ऑन दैट. व्हाट आर द 3 मोर सेक्शंस लेफ्ट? 143 सबसेक्शन 1, 143 सबसेक्शन 3 एंड 143 सबसेक्शन 12. 12 मैंने तुम्हें डे 1 को ही करवा दिया था. याद है? ड्यूटी टू रिपोर्ट अ फ्रॉड लेस देन 1 लाख, 1 करोड़, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 करोड़. तो लेस देन 1 करोड़ है तो वील रिपोर्ट इट टू होम? ऑडिट कमेटी और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 2 days. मोर देन इक्वल्स टू 1 करोड़ है तो वील गिव देम 45 days टू रिप्लाई. वो पूरा हमने कर लिया था. तो इसका मतलब 11 and 12 आर ऑलरेडी डन. तो वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट अवर टाइम ऑन द फर्स्ट 2. व्हाट आर द फर्स्ट 2? ड्यूटी टू इंक्वायर. एंड व्हाट इज द थर्ड वन?
अच्छा, अगर आपको याद हो, मैंने तुम्हें 700 सीरीज में एसए 700 में OLRR पैरा करवाया था एक, वो जो हमने एलिमेंट्स करे थे 14 एलिमेंट्स, उसमें ईएमपी ओएमपी के बाद क्या आता है OLRR, अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स पैरा, दैट इज कॉल्ड 143 सबसेक्शन 3. एंड हियर द बिगेस्ट अमेंडमेंट हैज कम इन योर दिस थिंग कॉल्ड ऑडिटिंग के पेपर में. 3 अमेंडमेंट्स आए हैं, 3 क्लॉजेस ऐड हुए हैं, ठीक है ना. तो अपन 143 सबसेक्शन 1 पहले कवर करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू कवर 143 सबसेक्शन 3. व्हाट इज द सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1? इंक्वायर का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय इंक्वायर? आस्किंग. इंक्वायर मीन्स व्हाट? आस्किंग. तो व्हाट यू आर गोइंग टू आस्क, अब इसको ध्यान से सुनना, ड्यूटी टू इंक्वायर में टोटल 6 मैटर्स आर देयर. व्हाट आर द मैटर्स? Each and every matter is the separate question in itself. तो अपन हर एक मैटर को डिटेल में एनालाइज करेंगे, ठीक है. मैटर नंबर 1 क्या है, सुनना ध्यान से. इफ माई क्लाइंट कंपनी हैज ग्रांटेड एनी लोन्स एंड एडवांसेस, तो मेरे को उसको 2 क्वेश्चंस पे इंक्वायरी है. क्वेश्चन नंबर 1, आर दे प्रॉपरली सिक्योर्ड, और क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म्स एंड कंडीशंस आर रेगुलर और नॉट. मैं तुम्हें सिंपल वे में बताता हूं. मैं क्लाइंट का बैलेंस शीट चेक कर रहा था. व्हेन आई वाज चेकिंग द बैलेंस शीट देयर वर 50 crores ऑफ लोन ग्रांटेड, मतलब ऑन द एसेट साइड इट वाज रिटन लोन्स एंड एडवांसेस हाउ मेनी crores? 50 crores. आई इमीडिएटली वेंट टू द TCWG. व्हाट इज TCWG? मैंने बोला सर इतना बड़ा अमाउंट आपने किनको दिया है? कहता सर डायरेक्टर्स को दिया. मैंने कहा वो तो रिलेटेड पार्टी है. मैंने कहा सर नाउ तो आई एम मोर क्यूरियस टू इंक्वायर कि आर दीज लोन्स आर प्रॉपरली सिक्योर्ड. देखो सर, हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग बैंक आस्क अस? सिक्योरिटी. भाई यू आर गिविंग 50 crores ऑफ लोन टू समवन, डोंट यू थिंक दैट यू विल आस्क द सिक्योरिटी? तो मैंने क्लाइंट को पूछा, मैंने कहा डिड यू आस्क द सिक्योरिटी? ही सेड यस. मैंने कहा शो मी. एंड ही शोन मी द लैंड पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स एंड house papers and all. I counted and evaluated them with the valuation report. I came to know that yes, it is 50 crores. So it means I got the answer for my question number 1. फिर मेरा सेकंड क्वेश्चन था, मैंने कहा what about the terms and conditions? कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो? कहते सर 5%. मैंने कहा ये गलत है. अगर आप यही 50 crores FD में रखते तो आपको 8% इंटरेस्ट आता था. कितना? आपने डायरेक्टर को दिया एंड डायरेक्टर इज पेइंग ओनली व्हाट? इसका मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस आर रेगुलर और इरेगुलर. आर यू गेटिंग द पॉइंट? यू आर इंटेंशनली ब्रिंगिंग द लॉस ऑफ 3% टू द कंपनी. अभी 50 crores के ऊपर 3% अगर अपन इंटरेस्ट भी लगाएं तो सर ऑलमोस्ट कितना बन जाता है? 1.5 crores. कितना होता है सर? 3, इतना ही होगा ना शायद. 1.5 crores का लूज कर रहे हो आप इनकम by giving it to the director instead of lending it where? फिक्स डिपॉजिट में. तो इसका मतलब यहां पे मेरे को प्रॉब्लम है. इसे बोलते हैं ड्यूटी टू इंक्वायर. जैसे हम कारों में थोड़े प्रोप्राइटी हो गए थे, प्रोप्राइटी इन द सेंस नॉर्मल और डिटेल्ड. डिटेल, यहां पे भी अपन डिटेल में घुसेंगे, इसीलिए तो इसे बोलते हैं ड्यूटी टू इंक्वायर. जहां पे भी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है मैं TCWG को जाके क्वेश्चन पूछ लूंगा. मेरी इंक्वायरी करना मेरा ड्यूटी है. दिस इज माई ड्यूटी. ड्यूटी मीन्स व्हाट? Is it my option or is it my obligation? So the moment you see any loans and advances granted, there are 2 questions you have to ask your client. What are the 2 questions? Yes, sir, are they properly secured? Second thing, terms and conditions are regular or not? Question clear? Duty number 2. ये सारे उसके एग्जांपल्स है ना, मैंने नीचे लिखे हुए हैं so that you will be comfortable while reading it out. Duty number 2. Purchases and sales are not mere the book entries. अच्छा, कोई ये बताएगा विच आर द मोस्ट करप्टेड मंथ्स ऑफ द फाइनेंशियल ईयर? क्वार्टर एंड मंथ्स एंड मार्च मंथ. हमेशा याद रखना, क्वार्टर एंड मंथ्स में सबसे ज्यादा करप्शन होती है. व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टर एंड मंथ्स? जून, सितंबर, दिसंबर एंड मार्च. और सबसे ज्यादा करप्शन कहां पे होती है? मार्च में. क्यों? क्योंकि मार्च के इमीडिएटली क्या होता है? अप्रैल. और अप्रैल में आपका ऑडिट स्टार्ट होना होता है एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बैंक लोन्स आर जनरली गेट रिन्यूड फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर. तो आपको अप्रैल में रिन्यूअल ऑफ लोन्स का भी ऑप्शन होता है. तो यू वुड लाइक टू शो द बैंक द अंडर वैल्यूड बैलेंस शीट्स और ओवर वैल्यूड.
सबसे ज्यादा फ्रॉड मार्च में होता है। और ये क्लाइंट कंपनीज फ्रॉड कैसे करती है? ये क्या करती है? बोगस कंपनीज क्रिएट करती है। दे क्रिएट विच कंपनीज? बोगस, शैम कंपनीज। Are you getting the point? अब in the books of accounts, they are showing that to this ABC Limited, they have made 800 crores of sales. How many crores? But when I did the investigation, there is no ABC Limited. इसका मतलब tell me, is it an actual sale or it is a book entry? But इसके कारण तुम्हारा GP क्या हो गया? Increase by how many crores? 800 crores. NP क्या हो गया? Increase by how many crores? 800 crores. It means you are trying to impress whom? The lenders to give you the more loans and advances. But actually sales have happened? No, it has not happened. मैंने कहा एक्चुअल सेल्स है, उन्होंने बोल रहे हैं हाँ एक्चुअल सेल है। मेरे को गोडाउन पे लेके चलो। अब तुम मुझे बताओ, इफ इट इज एन एक्चुअल सेल, इन्वेंट्री शुड इंक्रीज और डिक्रीज? डिक्रीज। लेकिन इन्वेंट्री उतनी है जितना फेब मंथ में इन्वेंट्री था, सेम इन्वेंट्री यू आर शोइंग इट इन व्हाट? मार्च। तो तुमने 800 करोड़ की सेल क्या हवा में कर दी? आप समझ पा रहे हैं? इसे बोलते हैं ड्यूटी टू व्हाट? इंक्वायर। ऐसे ही परचेसेस में होता है। ऐसे ही बताओ, व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ द कंपनी टू ब्रिंग इट्स ओवर परचेसेस? टू इंक्रीज द प्रॉफिट और टू रिड्यूस द प्रॉफिट? टू रिड्यूस द नेट प्रॉफिट एंड टू अवॉइड व्हाट? चाहे आप सेल्स में फ्रॉड कर रहे हो या आप परचेस में फ्रॉड कर रहे हो, आप विंडो ड्रेसिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है? फ्रॉड। आर यू शोइंग रियलिस्टिक थिंग्स और अनरियलिस्टिक? You are making a fool out of the lenders and investors. You are pushing them to invest more in your company when you already know from inside you are unable to pay them back. Are you getting the point? This is what do you mean by second case where I have a duty to inquire. What is my second case? Read. Purchases and what? Sales are not mere which entries? Book entries. उसका पूरा एग्जाम्पल मैंने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है? So tell me, what are my two duties to inquire we are done with? Point number 1. Loans and advances granted must be properly secured. Terms and conditions should be regular. Second में purchase and sales must not be the mere book entries. It should be actual sales and purchase. तो ये एरियाज में आपको थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव होना पड़ेगा. Your professional skeptical mind should be on high alert when you are doing these kind of things, right? What is the next point, everyone? Personal expenditure debited to what? P&L account. मैंने कहा क्यों भाई? मैंने एमडी को पूछा, मैंने कहा एवरी ईयर यू गो टू यूएस, योर टोटल एक्सपेंडिचर इज 10 lakhs. दैट इज फाइन बिकॉज यू गो देयर, कंडक्ट सम मीटिंग्स, कंडक्ट सम बिजनेस प्रपोजल्स, दैट इज कॉल्ड बिजनेस एक्सपेंडिचर. दिस टाइम यू टुक योर 10 relatives along with you and the total expenditure is 1 crore. So out of 1 crore, how much is personal, how much is official? 10 lakhs is business expenditure. What is 90 lakhs? और वो 90 lakhs को भी डेबिट कर रहा है. मैं पिज्जा तुम्हारा बेटा खाएगा, बर्गर तुम्हारी मां खाएगी, हाँ, पाटिलो टोटो तुम्हारी डॉटर खाएगी, फादर तुम्हारा चिकन खाएगा काम पे जाके यूएस में, और उसका बिल कौन भरेगा? कंपनी. वाह. मैंने कहा 5 स्टार में तुम्हारे पूरे पेरेंट्स रहेंगे लेकिन उसका बिल कौन भरेगा? कंपनी. अच्छा, तो ऑफिशियल एक्सपेंडिचर ओनली शुड बी अलाउड टू बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट. व्हाट इज नॉट अलाउड? पर्सनल. इसमें आता है सबसे ज्यादा फ्रॉड, इसमें भी होता है. जैसे पेट्रोल तुम्हें दिया है, कार दिया ऑफिशियल पर्पस के लिए, तुम मार रहे हो मसूरी ट्रिप, कुल्लू मनाली का ट्रिप है, कश्मीर का ट्रिप मार रहे हो, पूरा पेट्रोल एक्सपेंडिचर लाके डेबिट कर दिया कहां पे? पीएनएल अकाउंट में. अलाउड है डिसअलाउड? So what is my third duty to inquire? When the personal expenditures are debited to what? P&L account. Did you understand? What is my fourth duty? Being a non-investment company, if the investments were sold below its what? अब इसको ध्यान से सुनना, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं. सुनो, मोतीलाल ओसवाल कंपनी पता किसी को? मोतीलाल ओसवाल इज अ कंपनी वेयर वी गो एंड ओपन द डीमैट अकाउंट. इट्स अ इन्वेस्टमेंट कंपनी. विच कंपनी? और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अपन क्या बोलेंगे? नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी. पूरी स्टोरी सुनना. एक है इन्वेस्टमेंट कंपनी, एक है नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी. ये दोनों कंपनीज ने क्या किया? 2008 में टाटा स्टील्स में मोतीलाल ओसवाल ने 100 करोड़ वर्थ ऑफ इन्वेस्टमेंट करा. हाउ मच करोड़? सेम इन्वेस्टमेंट वाज डन बाय रिलायंस इन द टाटा स्टील्स बाय हाउ मेनी करोड़? 100. तो दोनों ने सेम इन्वेस्टमेंट किया. 2021 में क्या हुआ? रिसेशन आ गया. क्या आ गया? तो टाटा स्टील्स का जो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था उसका वैल्यूएशन नीचे होके क्या हो गया सर? 60 करोड़. तो मोतीलाल ओसवाल ने इमीडिएटली सेल कर दी इन्वेस्टमेंट. हाउ मच इज अ लॉस? 40 करोड़. सेम चीज किसने करी?
रिलायंस ने, उसने भी 60 पे सेल कर दी, हाउ मच इज द लॉस? मेरे को ये बताओ, इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए दिस लॉस इज ऑपरेटिंग लॉस और एक्सेप्शनल लॉस? ऑपरेटिंग लॉस, उसका काम ही है इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन बीइंग अ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी कॉल्ड व्हाट? रिलायंस, इज इट योर एक्सेप्शनल लॉस और ऑपरेशनल लॉस? क्योंकि तुमने इन्वेस्टर्स का पैसा वेस्ट किया। पहले तो 2008 से लेके 2021 तक कुछ रिटर्न तो क्या आना था, इट हैज बीन ब्रॉट डाउन बाय 50% लॉस। मतलब 100 करोड़ का यू मेड ओनली व्हाट? 60 करोड़, 40 करोड़ लॉस्ट, एंड दैट टू अ वेट ऑफ व्हाट? 13 years. So being a non-investment company, I have a problem. I don't have a problem if I'm an auditor of investment company, क्योंकि that is their natural thing. For them it is a natural loss and natural क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। कई बार उनको प्रॉफिट होता है, कई बार लॉस होता है। तो मोतीलाल ओसवाल पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगा। माई कॉन्सेंट्रेशन विल बी मोर ऑन विच कंपनी? रिलायंस। तो पढ़ो टॉपिक क्या लिखा हुआ है, रीड द टॉपिक नाउ। बीइंग अ विच कंपनी, किसकी बात कर रहे हैं अपन? रिलायंस की। इफ योर इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड बिलो इट्स कॉस्ट, तब माई ड्यूटी टू इंक्वायर विल कम। टेल मी माई फोर्थ ड्यूटी टू इंक्वायर व्हेन इट विल कम। सर अगर आपने लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांट किए हैं एंड इफ दे आर प्रॉपरली सिक्योर्ड, दैट आई हैव टू आस्क। एंड सेकंड थिंग, टर्म्स एंड कंडीशंस आर रेगुलर, दैट आई हैव टू आस्क। सेकंड थिंग में, परचेज एंड सेल्स शैल नॉट बी मियर बुक एंट्रीज, दैट आई हैव टू आस्क। थर्ड केस में, पर्सनल एक्सपेंडिचर शैल नॉट बी डेबिटेड टू P&L अकाउंट। अगर डेबिटेड है देन ड्यूटी टू इंक्वायर। व्हाट इज द फोर्थ वन? बीइंग अ नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी यू शुड नॉट सेल योर इन्वेस्टमेंट बिलो इट्स कॉस्ट, बट अगर आपने सेल किया है तो दैट इज रॉन्ग। फिफ्थ ड्यूटी टू इंक्वायर पढ़ो, रीड दिस पॉइंट। एंश्योर दैट कि मनी रिसीव फॉर द टोटल पेड अप शेयर कैपिटल अदर देन दो शेयर्स फॉर व्हिच आर इश्यूड फॉर अ कंसीडरेशन अदर देन कैश। अब सुनना ध्यान से, यहां पे कॉन्सेप्ट क्या हुआ, लिसन टू दिस वेरी वेरी केयरफुली। मैं क्लाइंट कंपनी के पास गया, मैंने कहा सर आपकी पेड अप शेयर कैपिटल है 200 करोड़, कितना है? बट व्हेन आई एम चेकिंग योर कैश एंड व्हेन आई एम चेकिंग योर बैंक स्टेटमेंट, ओनली 180 करोड़ यू हैव रिसीव्ड। हाउ मच यू आर शोइंग पेड अप, but how much you have received? There's a difference of 20. मैंने कहा टेल मी, वो 20 करोड़ कहां गया? उन्होंने बोल रहा है सर देखो, when we issued a share capital we hired underwriters. We hired whom? Underwriters को क्या देते हैं अपन? तो हमने उनको 5 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स दे दिए थे। तो टेल मी, इज इट अ कंसिडरेशन इन कैश और अदर देन कैश? मैंने कहा ठीक है, 180 प्लस 5 185, व्हाट अबाउट रिमेनिंग 15? कहता सर फिर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई तो हमने प्रोमोटर्स को रेम्युनरेशन पे करी। क्या पे करी? हमने उनको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर्स इशू कर दिए 12 करोड़ के। कितने? अब ये बताओ, यू इशूड द शेयर्स फॉर कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन? तो मैंने कहा 185 प्लस 12 हो गया कितना? 197। मैंने कहा 3 करोड़ का भी डिफरेंस है। कहता सर 3 करोड़ लास्ट ईयर वे वी इशूड बोनस शेयर्स। वी इशूड विच शेयर्स? बोनस शेयर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन और अदर देन कंसिडरेशन। हो गया 200 मैच। यू जस्टिफाई मी, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट इफ यू आर अनएबल टू जस्टिफाई आई विल मॉडिफाई माय रिपोर्ट। डिड यू गेट द पॉइंट? तो रीड द पॉइंट अगेन। एंश्योर, अपने को क्या इंश्योर करना है कि भैया जितना आप पेड अप शेयर कैपिटल दिखा रहे हो आपके पास उतना है या नहीं। मेरे को 180 दिखा, मेरे को 20 पे डाउट हुआ, दैट डाउट आई क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ यू, यू गेव मी द आंसर्स, यू जस्टिफाइड मी, चैप्टर क्लोज। बट इफ यू आर अनएबल टू जस्टिफाई, I'm going to unmodify or modify. Crystal clear? And the last one is what? Loans and advances granted shall never be categorized as what? चल मैं एक छोटा सा, मतलब ये ना पूरा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से सुनना। ये पढ़ो, ये मेरी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। दिस इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ माय बैलेंस शीट। इसमें लोन टू XYZ कितना दिया हुआ है? 20 करोड़। और डिपॉजिट्स कितना है? Do you have any problem if I change their places? मान लो मैंने न्यू बैलेंस शीट बनाई, मैंने क्या करा, जो डिपॉजिट 1 करोड़ था उसे क्या कर दिया? लोन। और जो 20 करोड़ का लोन था उसे रिकॉर्ड क्या कर दिया? स्टिल इट इज 21 करोड़, स्टिल इट इज 21 करोड़। बैलेंस शीट इज मैचिंग। मैंने कुछ भी ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू नहीं किया, आई जस्ट मैनिपुलेटेड द अकाउंट्स। मैंने डिपॉजिट जो 1 करोड़ था उसको 20 करोड़ कर दिया, जो लोन्स एंड एडवांसेस 20 करोड़ था उसे क्या कर दिया? मतलब वाइस वर्सा कर दिया यार, और कुछ भी नहीं है। एज एन ऑडिटर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम?
क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? क्या मैंने कोई बैलेंस शीट में कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया? नहीं। कुछ निकाला? नहीं किया। डिपॉजिट को लोन दिखा दिया, लोन को क्या दिखा दिया? डिपॉजिट। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? लोन्स व्हाट? लोन्स में नॉट बी रिकवरेबल, डिपॉजिट्स में बी रिकवरेबल, दैट्स योर कॉल। नहीं। कोई बताएगा इसका लॉजिक? चलो मैं स्टार्ट करता हूं, सुनो। मान लो तुमने लीज पे एक एसेट लिया, तुमने उसको 1 करोड़ डिपॉजिट दिया। क्या दिया? तो दैट इज योर एसेट ना। दैट 1 करोड़ डिपॉजिट इज रिफंडेबल डिपॉजिट। विच डिपॉजिट? तो 10 years की लीज के बाद व्हाट द लेसर विल डू? He will return you the 1 crore, but is he going to give you 10 crores or 1 crore only? Deposits are non-income generating assets. Try to understand. Deposits are what? 10 साल के बाद भी मेरा 1 करोड़ का डिपॉजिट विल रिमेन 1 करोड़ ओनली। डू यू थिंक दैट द लेसर विल गिव मी 20 crores और 1 करोड़ ओनली? सर आप घर लेते हो जब रेंट पे, आप उनको 2 months का एडवांस देते हो। जब आप 2 years के बाद when you leave, is he going to give you 5 times or the same amount? The rent deposit, lease deposit, do they grow or they don't grow? But what about the loan? Loan fetches what? Income. मतलब तुम सोच के देखो, अब मैं तुम्हें एक टेक्निकल क्वेश्चन बताता हूं। मेरा एक्चुअल लोन कितना था और डिपॉजिट कितना था? अगर मान लो मैंने लोन 10% पे दिया है, मेरे को कितनी इनकम आनी चाहिए? 2 करोड़। अगर मैं इस बैलेंस शीट को इसमें कन्वर्ट कर दूं तो अब बताओ मैं लोन कितना शो कर रहा हूं? उसका 10% लगा, मतलब 10 करोड़ की 2 करोड़ की इनकम को आई एम एक्चुअली शोइंग ओनली व्हाट? वेयर इज 1 करोड़ 90 लाख इन द पर्सनल पॉकेट ऑफ होम? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इसे भी फ्रॉड ही बोलते हैं, इसे बोलते हैं FFR, फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दैट इज कॉल्ड व्हाट? ये अपन ऐसे 240 में पढ़ेंगे अपन। FFR बोलते हैं इसे। व्हाट इज FFR फुल फॉर्म? ये दिखने में फ्रॉड नहीं है, दिखने में लग रहा है कि बैलेंस शीट मैच हो रही है ना सब, क्या प्रॉब्लम है? सिर्फ शिफ्टिंग ही तो करी है। शिफ्टिंग नहीं करी, तुमने 2 करोड़ रुपए का नुकसान करा कंपनी का। यू आर हाइडिंग द इनकम। इट मींस कंपनी इज ट्राइंग टू हाइड दिस 1.9 crores. Am I correct? How it is hiding? Tell me. Actually, your loans are what? 20. You are showing it now as what? So at the rate of 10%, tell me how much you should have disclosed? Income 2 crores. How much you are disclosing? इधर है 1.9 पॉकेट में। किसकी? मैनेजमेंट। शोन इनकम और अनएक्सप्लेन्ड इनकम। अनएक्सप्लेन्ड ऐसे होते हैं फ्रॉड्स टॉप लेवल मैनेजमेंट के। और ऐसे फ्रॉड्स को कैच कौन करता है? ऑडिटर। तो वही तो बताते हैं, व्हेन द अकाउंटिंग एंड्स व्हाट स्टार्ट्स? ऑडिटर। तो वही बोल रहा, अगर आपको क्रिमिनल को कैच करना है तो यू हैव टू थिंक लाइक अ क्रिमिनल। अच्छा, मेरे को कैसे पता चला कि उन्होंने ऐसा मैनिपुलेशन किया? मैंने उनका एनुअल रिटर्न्स डाउनलोड किया, सेक्शन नंबर 137 का अडॉप्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट डाउनलोड किया। वहां पे दे वर शोइंग दिस एज लाइक दिस, बट व्हेन दे आर शोइंग इट टू मी दे आर शोइंग दिस। तो मैंने कहा भैया कुछ तो ऐसा कैसा? अच्छा, वो ओवर क्लेवर बन रहा मेरे सामने मैनेजर, कहता सर बैलेंस सेम है ना, आपको क्या लेना देना? मैंने कहा एक इधर। मैंने कहा डोंट टीच योर, आर यू गेटिंग द पॉइंट? मैंने कहा हम लोग वहां पे स्टार्ट करते हैं थिंकिंग वेयर यू पीपल स्टॉप। यू स्टार्ट थिंकिंग वेयर यू पीपल स्टॉप थिंकिंग। तो हमें मत बताओ कि मैंने कहा ये FFR है, जेल में भिजवा दूंगा, विंडो ड्रेसिंग का केस है ये। FFR फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट, रॉन्गली रिपोर्ट कर रहे हो आप। अच्छा इसने, अच्छा ये तो बताओ, चलो लोन का तो समझ में आया, उसने 20 करोड़ को डिपॉजिट क्यों दिखाया? so that he can hide it, क्योंकि he knows that your auditor will not ask any kind of thing on what? Deposit. So he has hidden, he has made it hidden 19 crores in the bracket of what? Deposit. Because he knew that if he'll show me this, I'll ask him where is the 2 crores income. But he's showing me this, now I will only ask him 10 lakhs. तो 1.9 crores का complete fraud हो रहा है यहाँ। इसलिए मेरा ड्यूटी नंबर 6 क्या है? अब पढ़ो ध्यान से। What is the duty number 6?
भैया लोन्स एंड एडवांसेस शेल नेवर बी कैटेगराइज्ड एज व्हाट? डिपॉजिट। अगर तुम्हें यहां पे थोड़ा सा भी शक हो रहा है तो अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीओपन करवा दो। डिड यू गेट द पॉइंट? सो टेल मी माय 6 ड्यूटीज टू इंक्वायर, सेक्शन नंबर 143 सबसेक्शन 1। फर्स्ट वन, if my client has given the loans and advances, I have to check two things. Are they properly secured? Terms and conditions are regular. Purchases and sales shall not be mere book entries. Third cases में personal expenditure shall not be debited to P&L account. Fourth case में being a non-investment company, you are not allowed to sell your investments below the cost. अगर investment company है कोई problem नहीं, non-investment company में not allowed. Then I have a duty to inquire. Fifth point, if you are showing a paid up share capital, make sure that you are showing the sources where that money is. If you are unable to justify, I'll modify my report. And the sixth one, don't categorize loans and advances into what? Deposit. Because you are indirectly nothing but hiding the income. ये मेरी 6 duty to inquire. इसके ऊपर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है. They may give you the situation. You have to identify. It's a question of 143 subsection 1. Clear है? So let's wind up 143 with the last section. What is the last section? इसे 5 स्टार मार्क्स क्यों लगाए कि भैया यहां पे आई है बहुत बड़ी अमेंडमेंट, और एक और अमेंडमेंट है that I will try to show you from the ICAI study material, because I am updated with the 3, but I came to know that one more amendment has come which is definitely applicable for your examination. So now इसे हम लोग indirectly क्या बोलते हैं सर? What is the name of the section? Read the name. Duty to report on which matters? Certain matter. लेकिन इसका सेकंड नेम है above. OLRR. What is OLRR? ये पैराग्राफ हम लोग डायरेक्टली यहां से उठाएंगे, कॉपी पेस्ट करते अपनी रिपोर्ट के अंदर. A to J in sequence these clauses you have to learn. It means A to J कितना हुआ? 10 हो गए. तो ये 10 क्लॉजेज आपको सीक्वेंस में याद करने. दैट्स इट. इतना सही होमवर्क है बस. सुनो, पॉइंट नंबर 1, ऑडिटर क्या रिपोर्ट कर रहा है? Whether proper information and explanation from the company has been received or not. If not, what is its impact on financial statement? बताओ. Read the point number 1. तुम्हें सिर्फ कीवर्ड याद करने हैं. क्लॉज ए टॉक्स अबाउट व्हाट? आई एंड ई. व्हाट इज आई एंड ई? इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेन. उसके आगे पीछे क्या लिखना वो पढ़ लो एक बार. व्हाट इज द पॉइंट नंबर 1? वेदर proper information and explanation received from the company have been received or not. If you have not received, then what is the impact of that non-received information on what? Financial statement. कोई डाउट इस पॉइंट में? नहीं. तो पॉइंट नंबर 1, what is the keyword? IND. What is IND? क्लॉज नंबर बी, हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि whether their books of accounts are prepared as per section number 1. So tell me, A and B. Information and explanation received properly or not? If not, what is its impact on financial statement? Clause number B, whether proper books of accounts are maintained or not as per section number. Point number 3, whether the branch audit reports on their accounts have been sent to or not. मतलब क्या होता है? जब आप एक हेड ऑफिस ऑडिटर होते हो तो इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रांच ऑडिटर्स टू सेंड देयर ऑडिट रिपोर्ट टू विच ऑडिटर? हेड ऑफिस ऑडिटर. तो मैं उसके बारे में बोल रहा हूं कि as a head office auditor, did I receive the branch audit reports or not? Tell me the 3 points. Information, explanation. Second one, books of accounts. Third one, branch audit reports. समझ में आ रहा है? Clause number D, whether the financial statements are in agreement with what? Books of accounts. अच्छा ये बताओ, what do we prepare throughout the year? What is at the end of the year? So what is prepared from what? Financial statements are prepared from, so what should agree with whom? Financial statements should agree with, ये सबसे कंफ्यूजिंग वर्ड है जहां पे लोग ये लिख के आ जाते हैं स्टूडेंट की बुक्स ऑफ अकाउंट्स मस्ट बी इन अग्रीमेंट विद व्हाट? फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एक्चुअली इट इज वाइस वर्सा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इन अग्रीमेंट विद व्हाट? बुक्स ऑफ अकाउंट. तो मेरे को 4 पॉइंट्स बता दो. पॉइंट नंबर 1, इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन. पॉइंट नंबर 2, 3, ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट्स. 4, financial statements in agreement with books of accounts. Clause number E, whether the financial statements are prepared in compliance with accounting standards or not. ये तो तुम्हें पता ही है कि financial statement accounting standard section number 133 के अकॉर्डिंग प्रिपेयर होती है. So that is what the point number 5. I'm reporting on this matter. Tell me the fifth matter.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सिक्स्थ पढ़ो क्या है, whether any negative or adverse remark by the auditor has given, and if it is yes, what is its impact on functioning of the company। अगर ऑडिटर ने, अच्छा ये बताओ, ऑडिटर का नेगेटिव रिमार्क मैटर्स और मैटर्स अ लॉट, डज इट इंपैक्ट योर फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी? क्या लेंडर्स विल स्टार्ट गिविंग यू द लोन और दे विल पुल ऑफ देयर फंड्स? तो समझ में आना, वेदर द ऑडिटर हैज गिवन एनी नेगेटिव रिमार्क्स एंड इफ यस, what is its impact on functioning of the company? Tell me the 6 clauses A to F। A clause किसके बारे में बोलता है कि whether I receive the information and explanation or not, if not, what is its impact on financial statement? Second case में whether the books of accounts are prepared as per section number 128। Third case में मैं क्या बोल रहा हूं, as a head office auditor did I receive the branch audit reports or not? Fourth point में मैं क्या बोल रहा हूं कि financial statement should be in agreement with what? Books of accounts। फिफ्थ पॉइंट में मैं क्या बोल रहा हूं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी मेड इन कंप्लायंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर सेक्शन नंबर 133। और एफ क्लॉज में मैं क्या बोल रहा हूं कि भैया वेदर ऑडिटर हैज गिवन एनी नेगेटिव और एडवर्स रिमार्क, इफ यस, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दैट रिमार्क ऑन फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। क्लॉज नंबर 7 दैट इज कॉल्ड जी, उसमें क्या बोल रहा है, मैं ये चेक कर रहा हूं कि नन ऑफ द डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। प्रॉब्लम पता क्या है आईसीए की, आईसीए तुम्हें फाइनल के क्वेश्चन सी इंटर में दे हैव स्टार्टेड आस्किंग यू थोड़ा थोड़ा, स्पेशली इन दिस पार्ट। अब तुम्हें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लॉ में तुम्हारा लास्ट सेक्शन है 148 कॉस्ट ऑडिट, लेकिन ये कौन सा सेक्शन है? अब मालूम है या नहीं मालूम है, पहले ये बताओ, डू यू हैव एन आइडिया? अच्छा सुनो फिर, सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि अगर मान लो एक एबीसी लिमिटेड कंपनी है, वहां पे 3 डायरेक्टर, मिस्टर ए, बी एंड सी, 3 डायरेक्टर है। ये कंपनी को अगर एनी ऑफ दीज 2 डिफॉल्ट्स दिस कंपनी विल डू, तो ये जो ए, बी एंड सी डायरेक्टर्स हैं, दे विल डिस्क्वालिफाइड टू बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड फॉर द नेक्स्ट 5 years इन एनी कंपनी। लिसन, if you will do any of these 2 defaults, the present directors who were present at the time of default will not be eligible to be appointed as a director in any company for the next 5 years। मतलब कंपनी लॉ उन्हें प्रोहिबिट कर देता है, बैन कर देता है टू बी ए डायरेक्टर इन एनी कंपनी फॉर द नेक्स्ट उसे बोलते हैं 164 सबसेक्शन 2। अब सुनना ध्यान से, 3 years continuously this company neither filed its annual return under section 92 nor filed its financial statement under section 137। समझ में आ रहा है? अगर आपने 3 साल कंटिन्यूअस अपनी एनुअल रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आरओसी को फाइल नहीं करे एंड यू वर द डायरेक्टर व्हेन दिस डिफॉल्ट वाज गोइंग ऑन, you will be disqualified to be a director in that company and in any company for the next 5 years। ये है डिफॉल्ट नंबर 1, इसे बोलते हैं 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज ए। 164 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी क्या बोलता है, इफ यू आर हैविंग एनी डिपॉजिट्स मैच्योर्ड, डिबेंचर्स मैच्योर्ड, इंटरेस्ट मैच्योर्ड एंड यू हैव नॉट रीपेड इट and this default continued for what 1 year, then also you are disqualified। और दोनों के बीच में क्या है, और either you did the default number 1 or you did the default number 2, all the directors of the company who are present at that point of time of default will be disqualified to be an auditor in this company and in any company for the next 5 years। इसे बोलते हैं सेक्शन नंबर 164 सबसेक्शन 2। ये फाइनल का सेक्शन है, बट तुम्हें ठीक है समझ में आना, इजी लगा तो बताओ। क्लॉज नंबर जी में अपन क्या पढ़ रहे हैं, रीड द क्लॉज नंबर जी। वेदर एनी डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन, तो हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि भैया क्या वो डायरेक्टर डिस्क्वालिफाइड था, एंड इवन दो ही वाज डिस्क्वालिफाइड, व्हाई ही इज अगेन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, बिकॉज हिज डिस्क्वालिफिकेशन विल लास्ट फॉर हाउ मेनी इयर्स। तो आई एम चेकिंग दैट एज एन ऑडिटर। क्लॉज नंबर एच में मैं क्या चेक कर रहा हूं, वेदर एनी क्वालिफाइड रिजर्वेशंस और एडवर्स मार्क्स इज गिवन ऑन व्हाट बुक्स ऑफ अकाउंट। याद रखना दोनों में कंफ्यूजन होगी, कौन से क्लॉज में, एफ में और जी में। एफ में क्या था, एडवर्स रिमार्क एंड इट्स इंपैक्ट ऑन व्हाट फंक्शनिंग। जी में क्या बोल रहे हैं अपन, सॉरी एच में क्या बोल रहे हैं,
एडवर्स रिमार्क्स ऑन व्हाट, बुक्स ऑफ अकाउंट। तो वो इंपैक्ट ऑफ फंक्शनिंग में ऑफ द कंपनी एंड इट्स इंपैक्ट ऑन व्हाट, बुक्स ऑफ अकाउंट। क्लियर है, दोनों ही पॉइंट एडवर्स रिमार्क्स के। एच तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए बिकॉज दे आर वेरी सिंपल टॉपिक्स। टेल मी द 8 क्लॉजेस ए टू एच। इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। थर्ड वन क्या, कौन सा था? हाँ, ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट्स। फोर्थ वन क्या था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी इन अग्रीमेंट विद, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट बी इन कंप्लायंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सिक्स वन में एडवर्स रिमार्क इंपैक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। सेवंथ में एनी ऑफ द डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। और 8 पॉइंट में एनी एडवर्स रिमार्क्स ऑन व्हाट, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यहां तक कोई डाउट नहीं है। आई और जे क्लॉज इनको ध्यान से पढ़ना, थोड़े से टेंगी है, सुनो। Whether the company has adequate internal financial control system, IFCS बोलते हैं इसे। What is the full form? Internal Financial Control System। ये सेक्शन तुम्हें सेपरेटली एग्जाम में आता है एज अ 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज आई। तो जैसे ही एग्जाम में तुम्हें आई क्लॉज दिखेगा ना, तो याद रखना IFCS। आई क्लॉज स्टैंड्स फॉर IFCS। What is IFCS? Internal Financial Control System। ऑडिटर बेसिकली क्या चेक कर रहा है कि कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम एडिक्वेट है या नहीं है। ये क्लॉज किन के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? अगर आप ऑडिटर हो कौन से कंपनी के, ओपीसी, यू डोंट हैव टू चेक दैट। इफ यू आर एन ऑडिटर ऑफ अ स्मॉल कंपनी, यू डोंट हैव टू चेक दैट। इफ यू आर एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी हुज टर्नओवर इज लेस देन 50 crores एंड बोरोइंग्स आर लेस देन 25 crores, you don't have to check that. Tell me the 3 companies on whom clause number I is not applicable. OPC, small, a company whose total turnover is less than 50 crores and outstanding borrowings are less than 20. So clause I applicable or does not apply? Does not. Up to clause I कोई amendment नहीं थी. It is smoothly went inside your head. ठीक है, अभी अपन करेंगे क्लॉज नंबर J। ये जो रेड कलर जितना भी आपको दिख रहा है ना, ये सारा अमेंडमेंट है। ठीक है, और यहां पे अपन एक F भी ऐड करेंगे क्योंकि एक और अमेंडमेंट आई है रिसेंटली। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, लिसन टू दिस पॉइंट वेरी वेरी केयरफुली। पॉइंट नंबर 1 इन क्लॉज नंबर J, दीज 3 क्लॉजेज इन द J के अंदर 6 पार्ट्स हैं। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर? आउट ऑफ दो 6 पार्ट्स 3 पार्ट्स वर ऑलरेडी देयर। पहले मैं तुम्हें समझा देता हूं। अच्छा बताओ, पेंडिंग लिटिगेशंस कहां पे होती हैं? What do you mean by pending litigations? These are liabilities of contingent liability. भाई क्या हो गया तेरे को? बहुत गर्मी कर रही है। कौन सा मोड ऐड करना है इसका? अच्छा, कहां पे थे अपन? क्लॉज J में। हाँ, क्लॉज J में देयर आर टोटल हाउ मेनी क्लॉजेस? 6। ठीक है ना? 6 में से फर्स्ट 3 क्लॉजेस में अपन थे पेंडिंग लिटिगेशन। पेंडिंग लिटिगेशंस कहां पे होती हैं? इज इट इन द लायबिलिटी और कंटिंजेंट लायबिलिटी? बट डू दे इंपैक्ट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? यस, इट मे इंपैक्ट। 501 में वही तो पढ़ा था अम्मा। 501 में इन्वेंट्री, लिटिगेशंस एंड क्लेम्स। तो अपन क्या क्वेश्चन का, मैं क्या ओपिनियन दे रहा हूं कि वेदर द इंपैक्ट ऑफ पेंडिंग लिटिगेशन शोन ऑन व्हाट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब तुम सोच के देखो, अमूल इंडस्ट्री है, अमूल कंज्यूमर FMCG कंपनी, मतलब वो कंज्यूमर गुड्स बनाती है डायरेक्ट। इफ समवन कंज्यूम्ड अमूल का बटर और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ होगी, तो उसके पेरेंट्स, उसके रिलेटिव सब केस फाइल कर देंगे। अब इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि अमूल जीतेगा? Is the Amul going to win or definitely going to lose? Going to lose, क्योंकि वो डायरेक्ट कंजम्पशन का था, ऐसा नहीं था कि किसी ने मिक्स किया या कुछ किया। अब ये जो अगर अमूल ने केस हार गया, तो तुम्हें क्या लगता है अमूल 40 रुपीज का कॉम्पनसेशन देगा वो बटर की टिकिया की, या 40 करोड़ का कॉम्पनसेशन देगा? डज इट इंपैक्ट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट? यस। तो मालूम है कोका कोला कंपनी के ऊपर एक लेडी ने कोक की बॉटल खरीदी थी एंड इट वॉज complete tight and it was completely locked, but there was a fly inside. She didn't drink it. She went to the consumer court, 870 crores compensation. अच्छा,
कभी भी याद रखना, कोर्ट में डैमेज से ज्यादा कॉम्पनसेशन ज्यादा माना जाता है, उसे बोलते हैं साइकोलॉजिकल डैमेज। विच डैमेज? वो लेडी ने क्या बोला, अगर मैं खोल लेती तो, पी लेती तो, फ्लाई अंदर चली जाती तो, मेरे को डिजीज हो जाता तो, मैं मर जाती तो, मेरा जो हस्बैंड है वो विडोअर हो जाता तो, मेरे चिन्ना पिल्ला ऑर्फन हो जाते तो, हम लोग पूरे रोड पे आ जाते तो जो जज है ना, ही स्टेप्स इनटू द शूज ऑफ दैट लेडी, उसे बोलते हैं एम्पैथी डिसीजन। विच डिसीजन? तो उस टाइम पे कॉम्पनसेशन दिया जाता। वैसे एक जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का भी केस हुआ था, वैसे ही होता है। बट वापिस आ जाओ, whether the impact of which litigation? Pending litigation shown on what? Financial state। ये अपना पॉइंट नंबर 1 है, ये ऑलरेडी था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ये बताओ, हैव यू एवर नोन अबाउट डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स? कुछ आइडिया है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का? मैं सर बताता हूं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होती है सिक्योरिटीज मार्केट में, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होती है ना, एनएससी बीएससी। हम लोग निफ्टी खरीद सकते हैं सितंबर की, वी कैन बाय द निफ्टी ऑफ व्हाट? September। मतलब आई थिंक दैट इन सितंबर निफ्टी 50 विल रीच टू दैट मेनी पॉइंट्स। तो उसे बोलते हैं एंटरिंग द कॉन्ट्रैक्ट टुडे बट गोइंग टू बी इंप्लीमेंटेड इन फ्यूचर, उसे बोलते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स। विच कॉन्ट्रैक्ट्स? अब तुम मुझे बताओ, फ्यूचर इज सर्टेन और अनसर्टेन? आई माइट बी थिंकिंग प्रॉफिट बट इट मे टर्न इनटू अ लॉस। तो उसके लिए क्या प्रोवाइड करना है भैया? बताओ, व्हाट वी हैव टू प्रोवाइड? एडिक्वेट प्रोविजन। तो ऑडिटर इज सेइंग दैट कि वेदर यू हैव प्रोवाइडेड एडिक्वेट प्रोविजन फॉर योर विच कॉन्ट्रैक्ट्स? डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। अब ये बताओ, जे क्लॉज के 2 पॉइंट्स बताओ। पेंडिंग लिटिगेशन इज इंपैक्टिंग ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट, एंड डिड यू प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोविजन फॉर द डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट। फिर तुम्हें याद होगा, तुमने एक सेक्शन नंबर 125 करा होगा, इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। मेरे को मालूम है तुम्हें ये संडे करवाएंगे सर, मेरे को सब मालूम है। 130, 125 और 135 के नोट्स अभी तक तुम्हें नहीं दिए सर, ना तो सीएसआर के दिए, क्योंकि वो आपको सब मालूम है भाई, हम अंतर्यामी लोग हैं। तो 125 किसके बारे में बोलता है? इन्वेस्टर्स एजुकेशन फंड। 124 तो पढ़ा होगा ना, अनपेड अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट। उसकी एज कितनी होती है? 7 ईयर्स। 7 ईयर्स जब कोई भी अपना डिविडेंड क्लेम नहीं करता, when somebody does not claim its dividend for what? 7 ईयर। तो हम ये अनपेड अनक्लेम डिविडेंड अकाउंट से पैसा निकाल के कहां पे शिफ्ट कर देते हैं? आईपीओ। समझ में आ रहा है? वो करना होता है विद इन 30 डेज। विद इन हाउ मेनी डेज? ये क्या लिखा हुआ, पढ़ो ध्यान से। वेदर एनी डिले बाय द कंपनी ऑन ट्रांसफरिंग द फंड्स टू व्हाट? अगर कंपनी ने मोर देन हाउ मेनी डेज लिए? 30 डेज, तो ऑडिटर यहां पे रिपोर्ट करेगा। समझ में आया? तो जनरली व्हाट इज द टाइम पीरियड टू ट्रांसफर फ्रॉम 124 टू 125? हाउ मेनी डेज? 30 डेज। अनपेड से आईपीएफ कितने दिन में आ जाना चाहिए? 30 डेज में। बट अगर कंपनी ने 70 डेज लिए तो टेल मी हाउ मेनी डेज एक्स्ट्रा? तो उसका डिले टाइम पीरियड एंड द अमाउंट ऑफ डिले विल बी रिटन इन दिस क्लॉज। टेल मी द 3 क्लॉजेस, दे वर ऑलरेडी देयर, अभी तक हमने अमेंडमेंट स्टार्ट नहीं करी। टेल मी ए टू जे, जे के 3 क्लॉज, ए टू जे। इंफॉर्मेशन एक्सेस। देखो सर, अपना एक ही मोटिव है कि आपको घर जाके बुक नहीं खोलना है, क्लास में 3-4 बार रिवाइज करवा देंगे ताकि वो परमानेंटली फिट हो जाए। पहले बताओ क्या था ये? डी क्या था? बुक्स ऑफ अकाउंट। सी क्या था? ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट। डी किसके बारे में था? फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अग्रीमेंट विद बुक्स ऑफ अकाउंट। एफ कितना? फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी एज पर अकाउंटिंग साइंस। 6 क्या था? एडवर्स रिमार्क एंड इंपैक्ट ऑन फंक्शनिंग। 7 क्या था? नन ऑफ द डायरेक्टर इज डिस्क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2। 8 क्या था? एडवर्स रिमार्क्स ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। 9 क्या था? इंटरनल फाइनेंशियल। 9 मतलब आई स्टैंड्स फॉर IFCS, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम। एडिक्वेट है नहीं। किन कंपनीज के ऊपर 9 क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है? ओपीसी, स्मॉल कंपनीज विद अ टर्नओवर ऑफ लेस देन 50 करोड़ एंड कितना फास्ट बोलता हूं ना मैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सब कुछ अंदर परमानेंटली बैठा हुआ है अंदर। मेरे को तो बुक खोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे को पढ़ाना है बोल के बुक खोल रहा हूं। सब कुछ अंदर परमानेंटली फिट है। इतनी एफिशिएंसी होनी चाहिए आपके अंदर। तुम बोल रहे हो कि अंदर से सर आप तो फैकल्टी हो, अरे मैं भी तो इंसान ही हूं, ऊपर से थोड़ा गिरा हूं। समझ में आ रहा है? तो ये सारी प्रैक्टिस होती है कि आपको सेक्शन नंबर, उसके अंदर प्रोविजन, पेनल्टी, सब कुछ पता होना चाहिए। वही तो फैकल्टी होता है। लेकिन अगर मैं तुम्हें सिंपल लेमन रीडिंग करके बताऊंगा, अच्छा ये देखो, पहले मैं सोचूं फिर तुम्हें बताऊं,
तो फिर तो फायदा ही नहीं है ना। तो बताओ मेरे को, अभी क्लॉज जे पे आ गया अपन। क्लॉज जे पे पहले तीन क्लॉज विच वर थ्री क्लॉजेज विच वर ऑलरेडी देयर। पेंडिंग लिटिगेशन का इंपैक्ट ऑन फाइनेंशियल। फिर अगर आपने कोई डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट किया तो उसका एडिक्वेट प्रोविजन प्रोवाइडेड और नॉट। तो थर्ड वाला पॉइंट, इफ यू हैव डिलेड इन एनी ट्रांसफरिंग द फंड्स टू आईपीएल देन व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिले एंड व्हाट इज द नंबर ऑफ डेज ऑफ डिले। समझ में आ गया? अब सुनना ध्यान से, ये है पूरी की पूरी अमेंडमेंट। क्लॉज नंबर डी के अंदर 3 सब क्लॉज है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? पहले सुन लो क्या हुआ, पूरी स्टोरी सुन लो, उसके बाद 2 मिनट में मक्खन के जैसे अंदर जाएगा ये पूरा क्लॉज। मैं मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी के पास गया, मैंने मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को पूछा, सुनो भाई ध्यान से, डिड यू गिव एनी लोन टू एनी आउटसाइडर? डिड यू इन्वेस्ट इन एनी आउटसाइड कंपनी? डिड यू फाइनेंस एनी आउटसाइड कंपनी अदर देन विच यू हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स टू अकाउंट? मैंने क्या पूछा, क्या आपने किसी को इन्वेस्ट किया है, या आपने किसी को लोन दिया है, या आपने किसी को फाइनेंस किया है अदर देन दोज पार्टीज विच यू हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड इन व्हाट नोट्स टू अकाउंट? उन्होंने बोल रहे हैं नहीं। मैंने कहा पक्का ना? उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा एक काम कर दो, एमआरएल दे दो। व्हाट इज एमआरएल? लेटर हेड पे लिख के दे दो कि नो वी हैव नॉट गिवन टू एनीबडी अदर देन दोज पार्टीज विच वी हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड इन नोट्स। फिर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा, मैंने कहा वेदर समबडी हैज गिवन यू द लोन। पहले मैंने आउटफ्लो के बारे में पूछा, अब इनफ्लो। डिड यू टेक एनी लोन फ्रॉम एनीबडी आउटसाइडर अदर देन दोज पार्टीज विच यू हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड इन व्हाट नोट्स? कहते नहीं। मैंने कहा इसके लिए भी क्या दे दो। मैंने क्या बोला था, एक एमआरएल के ऊपर 2 मैटर आएंगे या फॉर एवरी इश्यू सेपरेट एमआरएल? एक एमआरएल आउटफ्लो के लिए, एक एमआरएल इनफ्लो के लिए। अब मेरे को लगा कि कंपनी करेक्ट है, जेन्युइन है, तो मैंने क्लॉज सी में क्या डिक्लेरेशन दे रहा हूं कि आई डिडंट सी एनी रीजनेबल ग्राउंड टू डाउट द कंपनी। रिपीट आफ्टर मी, आई डिडंट सी एनी रीजनेबल ग्राउंड टू डाउट द कंपनी। मतलब मेरे को लगता है कि कंपनी ने बिना हेजिटेशन के मेरे को एमआरएल दे दिया, तो इसका मतलब मेरे को कोई डाउट है या नहीं है। खत्म हो गई अमेंडमेंट। तुम यूट्यूब पे जाओ, उसमें 1-1 घंटा लगता है अमेंडमेंट समझाने में, लेकिन गधों को ये नहीं पता कि अमेंडमेंट समझानी कैसे। सिंपल सी बात है। क्या बोला मैंने तुम्हें? मैं किसके पास गया, मैंने क्या पूछा, सर आपने किसी को लोन, फाइनेंस या इन्वेस्ट किया है अदर देन दोज पार्टीज विच यू हैव ऑलरेडी डिस्क्लोज्ड इन? अगर किया है तो बता दो। उन्होंने बोल रहे नहीं किया सर, ऑलरेडी नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज है। सर क्या दे दो? हमारे। फिर मैंने उसका वाइस वर्सा पूछ लिया, आपने किसी से लोन लिया है अदर देन दोज पार्टीज विच आर डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट? बोल रहा नहीं लिया। मैंने कहा उसका भी एमआरएल दे दियो। अब जब डिड दे गिव मी द एमआरएल विद हेजिटेशन और विदाउट हेजिटेशन, तो शुड आई डाउट? नो। तो मैंने क्या किया, मैंने क्लॉज सी में बोल दिया आई डोंट हैव एनी रीजनेबल ग्राउंड टू डाउट इन द क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। वो क्लॉज सी है, हाँ के ना? बस अभी पढ़ो इसको। अब ये लैंग्वेज मैंने आईसीए से कॉपी पेस्ट करी है so that I can show you the difference between what ICA wants to tell you and what I have already told you. अब ये पढ़ो क्या हो रहा है। दैट, ध्यान से पढ़ो पूरी लैंग्वेज, सिर्फ तुम्हें पढ़ना है। दैट ऑडिटर हैज रिसीव्ड अ रिप्रेजेंटेशन, मतलब मेरे को क्या मिला, एमआरएल। मैनेजमेंट हैज नॉट लोन्ड, invested, advanced any funds to any other person, entity, foreign entity from its borrowed funds, SP मतलब securities premium account and other sources other than those parties which are already specified in what? मैंने कुछ गलत बोला था तुम्हें? फिर हमने उसके, ये आउटफ्लो का पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या था? फिर मैंने दूसरा क्वेश्चन पूछा, that the auditor has received the representation that management has not received any funds from any other person, entity, foreign entity other than those parties which are already disclosed in। और मेरा क्लॉज नंबर सी में क्या बोला था, मेरे को डाउट है या नो डाउट है? ऑडिटर डिक्लेयर्स दैट ही हैज नो रीजन टू डाउट ऑन क्लॉज ए एंड बी। खत्म हो गया। ये बताओ, इतना बड़ा अमेंडमेंट था, अपने 2 मिनट में खत्म कर लिए। ठीक है। उसके बाद क्लॉज नंबर ई क्या आया कि कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर एंड पे किया है एज पर सेक्शन नंबर 123 और नॉट। यू ऑल नो डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एंड पेड। पहले बताओ डिविडेंड कहां से डिक्लेयर करते हैं अपन?
करंट ईयर प्रॉफिट्स, अगर करंट ईयर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो प्री रिजल्ट। तो हमें यहाँ पे ये बताना कि कंपनी ने डिक्लेयर और पे किया है आउट ऑफ व्हाट, आउट ऑफ आइदर प्रॉफिट्स और आउट ऑफ प्री रिजल्ट। अब यहाँ पे एफ क्लॉज आ गया, क्या क्लॉज आ गया, एफ क्लॉज, इसको ध्यान से सुनना। एफ क्लॉज इज ऑन योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, विच सॉफ्टवेयर, एक्चुअली अगर मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बताऊं, ये क्लॉज फर्स्ट 1/4/2022 से एप्लीकेबल था। इट वॉज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, मतलब इट वॉज सपोज टू कम इन योर एग्जामिनेशन। बट प्रॉब्लम क्या हो गई है, अभी तक क्लैरिफिकेशन नहीं आया। मेरे को मालूम है कि एमसीए नोटिफिकेशन आ गई है, ये सॉफ्टवेयर अब 1/4/2023 से एप्लीकेबल है। This amendment, which was supposed to be applicable from 1/4/2022, is now made applicable from, तो मतलब तुम्हारा एग्जाम तो नवंबर में है ना, तो you people are eligible for this amendment or not, ये I am in doubt। क्यों, क्योंकि I know that कि up to 30th April whatever the amendments comes, they are applicable for November exams। बट ये अमेंडमेंट अभी रिसेंटली पोस्टपोन हुई है, इसकी जो पोस्टपोनमेंट की डेट है, that date is 27th March, sorry 27th April। तो 27th April को MC notification came कि it is no longer applicable from 22, it is applicable from, तो मेरे ख्याल से ये अमेंडमेंट आपको एप्लीकेबल नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें समझा देता हूं ये अमेंडमेंट है क्या। अपने को कहां पे जाना पड़ेगा, आईसीए पे, ICAI स्टूडेंट में जाएंगे, बोर्ड ऑफ नॉलेज पोर्टल में जाएंगे, और कहां जाएंगे, हाँ इंटरमीडिएट कोर्स में मेरे ख्याल से अभी तक उन्होंने ऐड नहीं करी है तुम्हारे इंटरमीडिएट कोर्स में, ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस, इसमें स्टडी मटेरियल, इसमें में, और ये अपना कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी, कंपनी ऑडिट ना, ऑडिट ऑफ कंपनी ऑडिट, कंपनी ऑडिट में सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 3 सच है। कहां पे, अरे ध्यान दो भाई इतना, ये देखो ये तुम्हारी पूरी अमेंडमेंट आ गई, ये मैनेजमेंट हैज रिप्रेजेंटेड दैट, ये अपने को डायरेक्टली पेज नंबर मालूम है, सर्च क्यों करना है डायरेक्ट, देखो ऑडिटर इज एप्रोप्रिएट whether any dividend is declared or not। So see, up to this only amendment is given in your study material also। You can see what is the last amendment given, whether the dividend declared or paid during the year by the company in compliance with section number 123। So what I am looking for that they have not given at all, कौन सी, I am looking for accounting software वाली। तो हाँ मेरे पास है लेकिन वो अमेंडमेंट, आई विल शो यू, क्योंकि मैं सीए फाइनल के ऑडिट बैच में आई शोन इट। सेक्शन नंबर क्या है, 143, यहां पे आएगा। देखो ये वाली अमेंडमेंट अपनी कंप्लीट हो गई है, मैनेजमेंट वाली, ये आउटफ्लो है इनफ्लो है, फर्स्ट वन, सेकंड वन क्या है इनफ्लो, और थर्ड वन अपनी क्या थी कि नो ऑब्जेक्शन, और ये आ गया डिविडेंड वाला। हाँ ये वाला पॉइंट बोल रहा था मैं, देखो ये नीचे वाला पॉइंट पढ़ो एवरीवन, विच इज, एक सेकंड अभी पढ़ो पूरा पॉइंट, क्या लिखा हुआ है ये पॉइंट, whether the company in respect of financial years commencing on or afterward, बट ये 27th अप्रैल को नोटिफिकेशन आ चुका है कि इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 2023। क्या बोल रहा है, हैज यूज्ड सच अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग इट्स व्हाट, बुक्स ऑफ वर्क। अगर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करते हो तो आप जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो उसके अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए, तो योर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर शुड हैव अ फीचर ऑफ व्हाट, रिकॉर्डिंग द ऑडिट ट्रायल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, edit log facility, and the same has been operated
throughout the year for all the transaction recorded in the software, and the audit trail features has not been tampered with, and the audited trail has been preserved by the company as per the statutory requirement for the record retention. कहने का मतलब ये है कि मान लो आपके सॉफ्टवेयर में एक फीचर है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑडिट ट्रायल फीचर. ऑडिट ट्रायल का मतलब क्या होता है, ट्रेसिंग द ट्रांजेक्शन फ्रॉम इट स्टार्टिंग पॉइंट टू एंडिंग पॉइंट. लेकिन मेक श्योर दैट उसमें एडिट ऑप्शन नहीं होनी चाहिए. क्या ऑप्शन नहीं होनी चाहिए? अगर हमने उसमें एडिट ऑप्शन दे दिया तो क्या हो जाएगा, तो जो कंपनी है वो क्या करेगी, फ्रॉड. उसको एडिट ऑप्शन को शुड नॉट बी गिवन एंड ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट कि दिस सॉफ्टवेयर शुड नॉट बी हैविंग दैट ऑप्शन. और ये जो जितनी भी फाइल्स है ऑडिट ट्रायल की, यू हैव टू प्रिजर्व इट परमानेंटली. मतलब ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट ईयर your accounting software is updated and those files are deleted. No, it shall be preserved as per the statutory requirement. और मेरे को ये बताओ 128 क्या बोलता है? For how long you have to preserve your books of accounts? For the last 8 accounting years. You're at any point of time in your office for the last 8 accounting years books of accounts must be present. तो ये topic था, but anyways maybe as and when your RTP will come. I think it is about to come in the month of July. जैसे ही RTP आएगा अपने को पता चल जाएगा कि ये अमेंडमेंट आपको एप्लीकेबल है नहीं. बट मैंने तुम्हें पढ़ा दी, एप्लीकेबल हुई तो बहुत अच्छा है, नहीं हुई तो एक्स्ट्रा हो गया. समझ आ रहा है? तो हमने क्या पढ़ा, लास्ट अमेंडमेंट, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या फीचर होना चाहिए, ऑडिट ट्रायल. ये याद रख लो. इफ यू आर मेंटेनिंग योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म और आप कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो तो योर सॉफ्टवेयर शुड हैव अ फीचर ऑफ, बट विदाउट एनी टेम्परिंग फीचर. विच फीचर? उसे कोई टेम्पर ना कर सके. नो वन शुड बी एबल टू एडिट इट and you have to preserve these books of accounts for as per section number 128. तो ये है last amendment. With that your total section number 143 is over. Clear everyone? Time है अपने पास? अच्छा, मैं भी मनिंदर सिंह बन जाऊं तो मैं 5 मिनट पहले छोड़ दूं? अच्छा, सर ने हाफ एन आवर पहले छोड़ा. कितने में छोड़ते सर? 11:30 तक क्लास है ना उनका. थैंक यू सो मच. क्या अच्छे से थैंक यू बोलना सीखो. दे आर कॉल्ड मैनर्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टेक योर लंच. सॉरी, वेल एंड प्लीज. सी गाइस टुमारो. कल अपन ये चैप्टर वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे. अच्छा, कल तो संडे है तो मंडे मिलेंगे. तो कारो 2020 अपना हो गया तो बचा क्या, 144 भी हो गया. तो 145, 146 5 मिनट्स 5 मिनट्स, 147 10 मिनट्स एंड 148 1 आवर. तो मेरे ख्याल से अपना चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा कंपनी ऑडिट. ठीक है. सो मंडे इट विल बी द लास्ट डे फॉर द कंपनी ऑडिट, क्योंकि कारो सेव्ड अवर टाइम. क्योंकि कारो के ऊपर ऑलमोस्ट वी हैव टेकन 5 क्लासेस, 4 to 5 क्लासेस लिए. सी यू गाइस. बाय एवरीवन. थैंक यू अम्मा.